ظاहिर सब अच्छा है, मगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में 2 दिनों की खबरें भी आती रही। रास्ते बंद रहे, लोग सड़कों पर रुलते रहे। जब बातचीत से मामला हल न हुआ तो वज़ीर दाखिला ने कानून शिकनों के साथ सख्ती करने का ऐलान कर दिया। क्या यही इस मामले का हल है या बातचीत से भी कोई राह निकल सकती है? तो कानून शिकनों के साथ सख्ती करने का फैसला, क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त कर रही है गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि एक मजहबी जमात है और वो मजहब के नाम पे, नामूस रसालत के नाम पे वो एक एहतजाज लेके बाहर आई है, क्योंकि वो उसका जवाब नहीं है और वो नामूस रसालत का मसला भी नहीं था। लेकिन बासूरत हमारे मुल्क की एक तारीख है कि जब भी यहाँ पे मजहब के नाम पे कोई तहरीक चलती है तो वो अमूमन खैबर से लेके कराची तक उसका इफेक्ट नजर आता है। लोग सड़कों पे आते हैं और चूंकि मजहब भी इंतहा पसंदी बाज लोगों के जहन में होती है तो वो जाने तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसी तहरीक में चंद लाशें गिर जाएं तो फिर वो नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा, और ये फिर किस्सा चलता जाता है। लिहाजा ये अशद जरूरी है कि ऐसी तहरीक को डिफ्यूज किया जाए जहां मजहबी जज्बात इन्वॉल्व हों। वहां पे या बंदूक के जरिए या किसी भी ताकत के इस्तेमाल से अगर आप उसको ठीक करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। ये बड़ा जरूरी है कि इस ऊपर उनकी लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात किए जाते, बातचीत की जाती। लेकिन इसमें एक और भी जो बड़ा पहलू है वो ये है कि हकीकत कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हुकूमत के जो हुकूमत की तरफ से जो बात हमें पता चल रही है वो ये है कि एक FIR दर्ज करवाई पीर अफजल कादरी साहब ने, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसने कब्जा कर लिया है। साद रिजवी ने ये काबज हुआ अपने कब्जा गुप्त के जरिए, तमाम असासे इसने कब्जा कर लिए हैं, जबकि ना ये अल्लामा है, ना ही ये हाफिज कुरान है, और ना ही ये कोई ऐसा पाकबाज आदमी है, ये नशे करता है, इस तरह के उसके ऊपर इल्जामात हैं और कुछ और भी इल्जामात हैं जिसकी बुनियाद पे FIR एक दर्ज हुई और वो कहते हैं जी इन्होंने गिरफ्तार किया। अब ये है कि इस मामले में पीर अफजल कादरी साहब को सामने आके तो अपनी FIR को ऑन करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। अगर वो ना बताएं तो फिर हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए, और अगर ये वजाहत नहीं होती तो जो काम किया है साद रिजवी ने, यानी उसने लोगों को इकट्ठा किया इस नाम पे कि जनाब मेरे साथ वादा किया गया था कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजा जाएगा, वो नहीं, और हुकूमत पहले ही ये कदम उठा रही है, प्रेम्प्ट कर रही है और हमें इस तरह, तो उसने लोग इकट्ठे कर दिए अपनी हिमायत में। ये खतरनाक चीज है, इसकी वजाहत होके और फिर मुज़ाकरात के जरिए इसको धरने को खत्म कराना चाहिए। बासूरत कोई भी तहरीक हो उसको अवाम के मसाइल का ख्याल करना चाहिए। अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस से रिलेटेड है तो उसमें तो सबसे पहले सुन्नत नबवी है कि आप लोगों के रास्ते ना रोकें, सुन्नत नबवी आप हकूकुल इबाद का ख्याल रखें। तो वो यहाँ पे तादाद बेतहाशा है, लेकिन बासूरत अफाम व तफहीम से काम करना चाहिए। ठीक है जवाद साहब, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में सूरत हाल आपने देखी, सड़कें बंद है, और जैसे भी जनरल साहब ने भी फरमाया कि हमारा मजहब तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की बात करता है, हम तो दूसरों को तकलीफ में डाल रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी है ये TLP की? देख, कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते की रुकावटें दूर करने का हुक्म फरमाया, ना कि रुकावटें पैदा करने का। लेकिन ये तो हम 12 रबीउल अव्वल को भी यही देख रहे होते हैं कि रस्से डाल के उन्हीं के नाम पे चंदा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर हमने उन्हीं के नाम पे कुफ्र के फतवे भी दागते देखा यहाँ मजहबी जमातों को। फिर हमने ये भी देखा कि एक तरफ रियासत मदीना का नाम लेने की बातें और दूसरी तरफ मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीटूंगा, मैं लताड़ूंगा, मैं उठाऊंगा, मैं बिठाऊंगा। ये सारे रवैये बहैसियत मजमूई हमारे अंदर रच बस चुके हैं। जनाब इमरान खान का रवैया भी देख लीजिए, जनाब पीर कादरी साहब का भी देख लीजिए। ये वही उन्हीं अफजल कादरी साहब का जिक्र हो रहा है ना, जो यहाँ डी चौक में माँ बहन की नंगी गालियां दे रहे थे, और वो अब भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके, उस वक्त के वजीर आजम का नाम लेके गालियां दे रहे थे। अब ये इंटरनल तो उनका जो भी मामला है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आप उनसे वादा वईद कर लेते हैं, आप उनको यकीन दहानियां करा देते हैं कि आपके मुतालबात भी माने जाएंगे, आपके साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं, आपकी बातें हम
पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे, आपकी बातें काबीना के सामने रखेंगे, आपकी बातें बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे उठाई जाएंगी। जब ये सारे वादे आपके हुकूमती लोग ही कर लेते हैं, पीर नूरुल हक कादरी साहब ने भी ये अनाउंस किया था कि हम जो ये इनके मुतालबात हैं ये आगे भेज रहे हैं और इस पे इनको उम्मीद अफजा ही कोई पैगाम और बाकायदा इशारा दिया गया था। ये सारी मुबहम पॉलिसीज तो हुकूमत वक्त की भी चल रही हैं और फिर ये हमने देखा है हमारी घुट्टी में ये शामिल कर दिया गया है कि जज्बाती नारा लगाओ, उसके बाद मेरे जैसा या मुबशर बुखारी जैसा बंदा दरमियान में आगे खड़ा भी अगर हो जाए कि नहीं यार खुदा दा खौफ कर लो, तो फिर हमें शहीद करने के दर पे भी लोग हो जाते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो बहैसियत मजमुई हमें कौमी सतह पे दी गई हैं। हुक्मरान देख लीजिए, वजीर दाखिला देख लीजिए, कुछ अर्सा पहले तक तो वजीर दाखिला ये फरमा रहे थे कि अफ़वाम व तनफ़ीम से मामलात तय हो गए हैं। अब अगर आप रियासती एक्शन होगा, पुलिस के बस की काम नहीं रही, तो दीगर दस्ते आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस मौत के अंदर जहां पे लब्बैक लब्बैक रिदम में बोल के लोग आगे बढ़ रहे हों तो उनको रोकना कोई आसान काम होगा। ठीक है मुजाहिद बरेलवी साहब, इससे पहले जब टीएलपी ने धरना दिया था, जिस तरह से नेगोशिएट किया गया, आपको नहीं लगता कि गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ और उसके बाद दोबारा ये लोग सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने निजाम जिंदगी को इस तरह से मफलूज कर दिया है? लेकिन जी मुझे तो कल ज़ाती तौर पर कराची शहर में तजर्बा हुआ कि अगर कुछ लोग जानते हैं कि टावर से मैं कराची प्रेस क्लब आ रहा था जो सदर के कल्ब में है, और कराची प्रेस क्लब से मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था हसन स्क्वायर, और जहां जहां से खबरें मिल रही थी 5 घंटे तक लाखों मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, रिक्शाओं में बच्चे बच्चियां, और 5 घंटे तक मुसलसल बैठे रहे। खुद उनको जो उनमें कुछ शुगर के मरीज थे, उसमें जो एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें करेंटिया थे, ये सब तो हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम लोगों को जो चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला एक मोटरसाइकिल वाले के बाद पर्ची नहीं होती वो कहाँ था? हमें बताया जाए कि सिंध पुलिस के अफसरान क्यों गायब थे? हमें बताया जाए कि रेंजर्स के लोग जो हर चौराहों पर लोगों की खड़े हुए अंधेरे में तलाशियां ले रहे थे वो कहाँ थे? पूरे कराची शहर में पुलिस रेंजर कहाँ थी? यरगमाली था पूरा शहर, पूरा मुल्क था। और इससे और मैं ये नहीं समझता कि ये कोई खुद ब खुद लोग निकल के आए हैं। कोई एक स्ट्रांग एस्टेब्लिशमेंट का हल्का इनकी पुष्पनाई पर है, वरना जब इनके वालिद मोहतरम को गिरफ्तार करने लाहौर पुलिस पहुंची थी तो व्हील चेयर समेत उन्हें फेंका गया था, शोर मचाते रोला, कोई उठाने उनको नहीं आया था। और खुद इन मौसूफ को जो कुछ कह रहे हैं, मुझे सिर्फ बताइए रियासत कहाँ थी? इमरान खान की गवर्नमेंट कहाँ थी? मुराद अली शाह की गवर्नमेंट कहाँ थी? पंजाब में उस्मान बुज़दार कहाँ थे? ये लोग तो अपने अपने बड़े बंगलों में मोबाइल गाड़ियों के साथ, रेंजर्स के साथ, सिक्योरिटी से अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। आपने पूरे शहर के, कराची शहर के 50 लोगों को एक मुट्ठी भर, जो कोई बल्दिया पे धरना दिए बैठा था, कोई इधर सोराब बोर्ड पे दिया बैठा था, 200-400 लोग थे। हमने देखा है प्रेस क्लब में 200 लोग, बेचारी टीचरें जो अपने तनख्वाहें मांगने आती हैं उन पर आंसू गैस ऐसे बरसाते हैं कि भागती भी जाती है। साहब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो खैर सबको ये बड़ा मुबारक महीना होता है और इसीलिए मुझे शुक्र है कि आज कराची में वो नहीं हुआ जो कल हमने अपनी आंखों से देखा। और लोग हद मामूल कुछ डरे हुए सहमे हुए तो हैं, लेकिन आखिरी बात मैं वही कहूँगा कि ये मैं नहीं तस्लीम करता कि ये मुट्ठी भर जो लोग 100-200 लोग कराची के मुख्तलिफ चौराहों में बैठे, सड़क रोके हुए बैठे थे, टायर जला रहे थे, इन्हें कोई छड़ी भी नहीं मार रहा था, इन्हें कोई रोक भी नहीं रहा था, ये कोई हजारों लाखों लोग भी इनके साथ नहीं थे। जरूर कोई या तो हम इस खुद हुकूमत में एक हल्का या इस्टेब्लिशमेंट का हल्का इनकी सरपरस्ती कर रहा है। आपको अगर याद होगा जनरल अमजद साहब, जब पहला धरना इन्होंने फैजाबाद में दिया था तो एक मौसूफ ब्रिगेडियर बकायदा उनको वापसी के लिए उन्हें पैसे बांट रहे थे, 5-5 हज़ार रुपए शायद गालिबन। बाद में सुना है उनकी सरजनिश हुई थी, क्या हुआ था मुझे नहीं पता। सर्विसेज के जनरल साहब पैसे बांट रहे हैं, आप क्या पैगाम दे रहे थे वो? तो जनाब मैं नहीं मानता कि इनको, और हमें पता है कि हम लोग जो है अपने एक मुहिम जुई की खातिर इस्तेमाल करते रहे इन लश्करों और सिपाहों को और मजहबी लोगों को, और हमने उसके नुकसान बर्दाश्त किए, का आइटम ग्रे लिस्ट में मौजूद है। तो ये एक नई फोर्स तैयार की जा रही है यहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस को खत्म करने के लिए। बात यह है कि उस वक्त के वजीर आजम उन्होंने टास्क दिया था ISI को कि आप इनसे मुज़ाकरात करें,
और मुज़ाकरात के नतीजे में उन लोगों ने इंसिस्ट किया कि इस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दस्तखत करे। जो एग्रीमेंट हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा ये मेरा काम नहीं है, लिहाजा दस्तखत करवाया गया गवर्नमेंट से। और उसके बाद ये लोग जब चले गए तो पीछे जिन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई हुई थी वो कुछ लोग रह गए, जो बाद में आए रोना धोना शुरू हुआ कि जी हमारा क्या, हम किधर जाएं, हमारे पास तो गाड़ी शाड़ी भी कोई नहीं। तो उनको 1,000 रुपया रेंजर्स के आदमियों ने कोई उनको 10-15 हज़ार रुपया लोगों में बांटा था कि आप यहाँ से चले जाए, यहाँ पे कोई मजमा ना करे। ये हमें ठीक है पैदा करके फिर उसका ढोल पीटा जाता है, असल हकायक ये है। ठीक है। मुबश्शिर बुखारी साहब जी आप कुछ कह रहे हैं? फैजी साहब जी, ये पहला मौका था कि साबिक वजीर आजम का ये हुक्म मान लिया गया, बाकियों की एक नहीं चलने दी गई। अच्छा ठीक है। मुबश्शिर बुखारी साहब, जब टीएलपी को इतना वक्त मिल गया कि वो लोगों को जमा कर सकें, दैट मीन्स कि ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इसको रोका क्यों नहीं गया? सलमा एक सेकंड, अभी बुखारी साहब एक मिनट। हकीकत ये है कि आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। पुलिस को कहा गया कि जनाब आप वेपन्स नहीं लेके जाएंगे। वहां पे 50,000 का मजमा और आपने 1,500 पुलिस भेजी, वो डंडे मार मार के उन लोगों को उन्होंने मार दिया। वहां पे 2 लोग कत्ल हुए जो सिविलियन से, वो इनमें से किसी ने गोली चलाई। और फिर जब होश आई तो फिर हुकूमत ने कहना शुरू किया कि इनसे बातचीत की जाए। आपको अगर मालूमात नहीं है पूरी तरह तो ये बिला वजह ऐसी थ्योरीज न चलाएं, इससे इंतशार पैदा होता है। ये शरपसंदी अच्छी चीज नहीं है हमारे। नहीं जनरल साहब, वो किसी लेवल पे भी अच्छी चीज नहीं है, किसी भी हवाले से भी अच्छी चीज नहीं है। शरपसंदी की बात नहीं हो रही, सिर्फ बात ही हो रही है कि मामलात को टाइमली हैंडल किया जाता। ये हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये शरारत आप फैला रहे हैं, ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। मैं बड़ा वाज़ेह आपको कह दूं। ठीक है। मुबश्शिर बुखारी साहब जी, देखिए बात किसी और तरफ निकल गई। जनरल साहब का शुरू का पॉइंट बिल्कुल ठीक था। एक FIR दर्ज हुई जो इनके अपने ही पीर अफजल कादरी साहब की तरफ से करवाई गई। मेरे अजीज दोस्त जवाद फैजी ने भी वैलिड पॉइंट किए, लेकिन वज़न जो है वो बरेलवी साहब की बात में भी है, चूँकि कल से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। और देखिए हुकूमत जब भी कोई इस तरह का काम करने जाती है, और स्पेशली मजहबी तंजीमों के मामले में, उसमें एक बाकायदा प्लान करती है, उसके बाद वे करती है कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। और यकीनन ये इस प्रोफाइल के लोगों को जब वो अरेस्ट करने जाती है तो सारा कुछ वो कैलकुलेट करके जाती है। अब मुझे मेरी समझ से भी ये चीज़ बालातर है कि वो एक नमाज जनाजा पढ़ा के साद रिजवी आ रहे थे जब उन्हें वहादत रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के चंद मिनट बाद उनके मुख्तलिफ लीडर्स के ऑडियो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं कि जनाब कारकुन तैयार रहें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। और कोई एक मैसेज ये सर्कुलेट नहीं हुआ कि कारकुन बाहर आ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली हम कुछ ही मिनट्स में देखते हैं उनके कारकुन जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हुकूमत की नाकामी मेरा ख्याल है ये है कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि साद रिजवी का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन ये भी एक माइंड बोगलिंग मिस्ट्री है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। अफजल कादरी साहब की आपके सामने FIR की बात भी हो गई, और इस वक्त कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है जो इस मिकदार में पूरे पाकिस्तान, यानी आप कराची, बलोचिस्तान, KP, पंजाब पूरा जो है वो जैम कर दिया गया। ये कौन से लीडर्स थे जिन्होंने वो मैसेजेस किए, कैसे उन्हें कन्वे किया गया, ये अभी तक मेरे लिए तो कम से कम माइंड बोगलिंग मिस्ट्री है। तीसरी बात ये कि देखिए पुलिस वालों के साथ जो तशद्दुद हुआ, ये अलग बात है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी ज़ख्मी हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, पुलिस वाले भी हुए हैं। लाहौर में एक मोहम्मद अफजल कांस्टेबल को बाकायदा किडनैप करके साइड पे ले जाके तशद्दुद किया गया और वो शहीद हो गया। और उसके नतीजे में साद रिजवी के खिलाफ अभी कुछ देर पहले, मतलब घंटा 2 घंटा पहले 302 की और टेररिज्म की FIR हुई हैं। अब देखा जाए तो इस मामले में इस वक्त तो गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट क्लैश में नहीं जा सकती। हाल तो यही है कि नेगोशिएशन की जाए, लेकिन अब उनकी डिमांड है साद रिजवी को। देखिए सलमा, क्या इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन बच गया है इस बात के अलावा कि सख्त इकदाम किए जाएं? मुझे इकबाल ने कहा था ना कि क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं।
کیا کسی اور ماڈرن ریاست میں بھی اس طرح ہوتا ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جتنے انتہا پسند، پاکستان جتنے لونیٹک فرنج آپ کو نظر آ جائے گی، لیکن دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی لونیٹک فرنج کو، انتہا پسندوں کو ایسی کھلی چھٹی نہیں دی جاتی۔ دنیا بھر میں رائٹس ہوتے ہیں، لندن میں بھی رائٹس ہو جاتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کیمراز سے چیک کر کے ایک ایک آدمی کو عدالتیں سزا سناتی ہیں۔ مجھے آپ ایک بندہ بتا دیں جسے پچھلے 40 سال میں رائٹنگ کی سزا دی گئی ہو۔ 40 سال کی بات، بڑے بڑے رائٹس دیکھیں، مجھے بھی 30 سال صحافت کے ہو گئے، میرے کولیگز بھی موجود ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز جلی، آدھے آدھے شہر جلے، صحیح، تب ایسا ہوا کہ پاکستان میں رائٹرز کو سزا دی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ ہے، اور ہر طرح کی ایلیٹ کی بات ہے، ایک طرح کی ایلیٹ کی بات نہیں ہے، یہ مذہبی طبقے کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور پھر اس کے ہاتھ کو استعمال بھی ہو جاتی ہے اور بلیک میل بھی ہو جاتی ہے، اس سے خوف زدہ بھی رہتی ہے۔ اسی جماعت کو دیکھیے جو اس وقت نکلی ہوئی ہے، پچھلی بار یہ جب نکلی تھی جو اس وقت کی حکومتی پارٹی ہے اس وقت اس کی سپورٹ کر رہی تھی، تالیاں بجا رہی تھی۔ آج آپ دیکھیے جو آج کی اپوزیشن ہے، مولانا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ آج کی اپوزیشن جو ہے وہ تالیاں پیٹ رہی ہے۔ اگر آپ نے معاہدہ کیا تو یو ول میئرلی بائی ٹائم، اور اگلی دفعہ اس سے زیادہ مسئلہ خراب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔